भैया जी वणकम नमस्कार। मैं आपका दोस्त अन्ना और आप सबका स्वागत करता हूँ वन टॉक विद इंडिया में। नमस्कारम। तो आज हमारे बीच में अयो हम इतनी जल्दी नहीं बताएगा वो जी बाय प्रोफेशन एडवोकेट जी। अयो एडवोकेट से हमको एक बात याद है, हमारा कुछ फाइल केस पड़ा था जी और हम चाहता अब हम उनसे इंट्रोडक्शन कराएगा। तो एडवोकेट नहीं जी, उन्होंने बीएससी किया जी, बीजे किया जी, एलएलबी किया जी और डिप्लोमा भी किया जी। वाह जी वाह। तो बहुत सारी इतनी सारी खूबियों के साथ हमारे बीच में आने वाले हैं। सो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आपके बीच में मदन मोहन वैद सर। सर जी वणकम नमस्कारम। धन्यवाद आपका। आई वेलकम यू ऑल and I am Madan Mohan Vats, advocate, as you told me. I am retired from Labour Bureau, Ministry of Labour. In fact, I sought VRS, but I started my practice in 2003 and now I am residing at Zirakpur. Due to my eyes problem, I have stopped going to court. So I am now totally devoted to Lord Krishna. अरे चलते चलते अरे मेरे गीत याद रखना। अरे गीत से मुझे याद आया, हम जिसको इंट्रोड्यूस करवाया, अरे उनके बारे में अगर मैं बताऊं आप भी इंस्पायर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड का सबसे हेवीएस्ट बोल दिया, सबसे लॉन्गेस्ट श्री भगवद गीता लिख डाले का मतलब उन्होंने किस में लिखा जी? हम आपको उनके मुंह जुबानी आपको बताएगा कि उन्होंने भगवत गीता कहाँ लिखा जी, और उसके बारे में और जानकारी अगर मैं देगा तो बहुत बड़ा, क्योंकि सर की उम्र जो है जी 75 ईयर्स हो गया, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका जी, तो आप भी इंस्पायर हो जाएंगे। तो सर हम आपसे पूछना चाहते, सर आपने जो श्री भगवत गीता जो लिखा सर वो किस में लिखा सर? आपका इतना बड़ा नाम हो गया। मैंने श्रीमद् भगवत गीता है जो पुरानी वीसीआर की कैसेट्स होती थी, अब वो डिस्कार्ड हो चुकी हैं। उस कैसेट पे वो 15 mm की उसकी विड्थ होती थी और 10 कैसेटें मिलाकर मैंने श्रीमद् भगवत गीता लिखी है विद 000 ब्रश एंड एक्रेलिक पेंट। उन 10 कैसेटों को साइमल्टेनियसली लिखने के बाद में मैंने री रोल किया और फिर उनको एक कैसेट के अंदर पिरोया है। तो इस प्रकार से ये मेरी श्रीमद् भगवत गीता वर्ल्ड की मैं क्लेम करता हूँ कि सबसे लॉन्गेस्ट भगवत गीता है, जिसका लंबाई जो है 1365 मीटर है और इसका कुल रिबन का वेट जो है 510 ग्राम है। ये क्या बात जी, देखा जी आपने, ये छोटी मोटी बात नहीं जी। मुझे तो लगता है सर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत जल्दी आने वाला है। सर हम आपसे पूछते हैं सर आगे या आने वाला है? सर ऐसा है कि अभी तक मुझे प्रेस ने और चैनल्स ने तकरीबन 60-70 चैनल्स ने और प्रेस ने मुझे कवर किया है, क्योंकि काम ही कुछ अजीब टाइप का है। 905 घंटे मुझे लिखने में लगे हैं, तो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक में आने के लिए भी मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, मुझे फॉर्मेट्स हैं वो भरने पड़ेंगे, फॉर्म्स वगैरह। उसके बाद में हो सकता है उनकी टीम आए, फिर वो वेरीफाई करें, क्योंकि इतनी लेंथ को मापना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस लेंथ को मापने के लिए मैंने हर श्लोक लिखने के बाद एक बार संस्कृत का श्लोक लिखा, उसके बाद में हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी हैं, वो गीता के ऊपर ही बोलते हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका पद्य अनुवाद उसके बाद में लिखा है मैंने। और इन दोनों चीज़ों को मिला के, संस्कृत का श्लोक और पद्य अनुवाद को मिलाकर, मैं शुरू में टाइम नोट करता था कितने बजे लिखना शुरू किया है और कितने बजे ख़त्म हुआ। इसी प्रकार उसकी लेंथ मैंने कितनी हुई है वो साथ के साथ मैं बुक में एंटर करता रहा। और एंड में जब मैं सब सामग्री लिख चुका हूँ, या इसमें गीता प्रेस गोरखपुर ने जो भी लिखा है वो सारा मैंने उसके अंदर कैसेट में लिखा है, सिवाय उसके अर्थ के, क्योंकि अर्थ की जगह मैंने अपने स्वामी जी का पद्य अनुवाद लिखा है। उसके अलावा 20 विचारक हैं, थिंकर्स हैं, जिसके अंदर फॉरेनर्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, उनके विचार लिखे हैं। जैसे महात्मा गांधी है, मदन मोहन मालवीय है, बाल गंगाधर है, लोकमान्य तिलक हैं,
ओशो हैं, और थारो, महात्मा थारो हैं, इन सब के विचार भी मैंने दर्ज किए हैं। और इनकी सब की टोटल लेंथ, इनके विचारों की स्वामी राम सुखदास के हैं, उन्होंने लिखा हुआ है गीता की महिमा, गीता का लक्ष्य क्या है, गीता का योग क्या है, ये सारी चीज़ें से सब इसमें मिलाकर मैंने लिखी है। तो सर आप बहुत, मतलब आपकी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हो रहा है सर। अब मुझको ऐसे लगता है कि आप बहुत जल्दी सर वो सीढ़ियाँ जो कामयाबी आपको मिलने वाली है सर, मिलने वाली जी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे चैनल से भी आप जल्दी से जल्दी सर और प्रसिद्ध हो जाए और आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाए। और आपका नाम दर्ज होगा तो मेरा नाम तो दर्ज होगा। तो सर तो हम आगे बढ़ते हैं सर। सर आपको कितना टाइम हो गया इसको लिखने के लिए? हाँ सर, कितना टाइम से शुरुआत किया सर? ये मैंने अपना फर्स्ट 30 सितंबर 21 को 30 सितंबर 2021 को मैंने पहला श्लोक लिखा था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे लिखता रहा, कभी लिख देता था, कभी नहीं लिखता था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक बारी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मिलान सिटी के अंदर इटली के एक बहुत ह्यूज गीता, बहुत हैवीएस्ट गीता बन रही है, जिसका कम से कम 1000 किलोग्राम वेट होगा और 9-10 फुट ऊंची होगी। तब मेरे माइंड में ये आया है कि जब हमारी गीता जी को इतनी प्रेफरेंस मिल रही है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, और मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 578 लैंग्वेजेस में ये ग्रंथ ट्रांसलेट हो चुका है। ये ग्रंथ किसी कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, कल्चर या किसी चीज़ के इनके लिए कंसर्न नहीं रखता। ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए रखता है, और वर्ल्ड में पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से कुरुक्षेत्र में निकाला है। जब मुझे पता लगा कि ये गीता ऐसी एक और बन रही है कृष्ण अर्जुन मंदिर कुरुक्षेत्र के लिए, तो मेरे दिमाग में भी आया कि हम हिंदुस्तानियों को भी थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। खैर मुझे औरों से क्या लेना, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, तो मैंने सोचा कि मैं तो करूँगा। तो मेरे सामने एक कैसेट आई, तो मैंने सोचा पेपर के ऊपर लिखना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो पेपर पे अगर लिखी भी जाएगी तो उसको रोल करना ही बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और सेम विड्थ का पेपर भी नहीं मिलेगा। फिर माइंड में यही आया कि नहीं, ये कैसेट इज़ द बेस्ट मीडियम। इसके ऊपर मैंने 2-3 तरह के मीडियम कलर्स से ट्राई किया, तो कुछ कलर्स टिकते थे, कुछ उड़ जाते थे। लेकिन एक्रेलिक कलर और 333 ब्रश से ये थोड़ा पेंट टिक गया। और जब मैंने न्यूज़ दोबारा पढ़ी थी तो उस वक्त दिसंबर की बात है ये, तो दिसंबर के बाद मैंने सोचा है वो गीता बनने से पहले मैंने ये अपनी गीता लिख देनी है। तो अब डेली मैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे ऐसे लगाता था और इसको लिखता रहता था। लिखने में भी टाइम इसलिए लगता है कि एक तो इसमें जो पेंट है वो सूखने में टाइम लगता है, दूसरा इसको रोल करने के अंदर बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी मिला के 1365 मीटर बनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी 1365 मीटर बना जी। तो कहने का मतलब सर ने ये बोला था जी कि इसको लिखने के बाद उसको रोल करना। अब आपको पता है सर तो मशीन तो है नहीं जी, इंसान। तो सर इतनी मेहनत किया, इंस्पायर हुए जी और उन्होंने लिख डाला भगवत गीता जी। तो हम भी बहुत इंस्पायर हुआ सर। अब हम भी अपना एक स्लोगन लिखेगा। कहाँ लिखेगा सर, ये हमसे पूछेगा नहीं सर? हाँ बोलिए, आप कहाँ लिखना चाहेंगे? हम रील पे लिखेगा, धागे पे लिखेगा। हम भी बहुत इंस्पायर हो गया। कोई नहीं, उस धागे को हम अपने गले में डालेंगे। अयो गले में तो बहुत अच्छा जी। अयो सर, हम आपसे एक चीज और पूछना चाहता सर। आपने ये रील के अंदर भगवत श्री लिख डाला, उससे पहले आपने क्या बनाया सर? इससे पहले भी कुछ बनाया सर आपने? हाँ, इससे पहले मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उन दिनों हमारे टाइम में एक कैलेंडर का सवाल कंपलसरी होता था, 10 नंबर का सवाल था। तो सभी बच्चे सोचते थे कैलेंडर का काम बड़ा इजी है, तो ये क्वेश्चन तो हमने करना ही है। तो कई बच्चे मेरे पास आते थे, तो उनका जवाब में चेक करने के लिए टाइम लगता था। बस मेरे दिमाग में आया कि चलो एक ऐसे ही कर लिया जाए कि मैं अपने उस पे गैजेट पे बना के देख लूँ इनका सवाल ठीक है कि नहीं। तो तब मैंने एक कैलकुलेशंस की, ग्रेगोरियन कैलेंडर। मैंने थोड़े लाइब्रेरी को कंसल्ट किया,
और कैलकुलेशंस करनी शुरू की। तो मैंने कैलकुलेशन करने में मैं कामयाब रहा। 7 टेबल्स मैंने बनाए अपने ही नाम से, MMVATSA। उन 7 टेबल्स में मैंने जो है ईयर्स लिखे हैं, बीच में लीप ईयर्स हैं, और उनके सामने ही मैंने एक टेबल भी बनाई है अपने नाम की। उन 7 टेबल्स के अगेंस्ट जो हैं कैलकुलेशंस मेरी डिफरेंट है। उन कैलकुलेशंस के हिसाब से जो है वो कैलेंडर ऑपरेट होता है, और जो है मैं किसी भी साल का, किसी भी मंथ का, किसी भी डेट का जो है वार क्या पड़ेगा बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बता सकता हूँ। और ये कैलेंडर मेरा करोड़ों साल का है, जिसके लिए मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो मैंने ये प्रेस में डाला था। तो उस वक्त तो बहुत कम न्यूज़पेपर होते थे, लेकिन हर न्यूज़पेपर ने मुझे कवर किया, और थ्रू आउट इंडिया जो है मुझे थाउजेंड्स ऑफ लेटर आए अप्रिशिएशन के। उसके बाद में मैंने जो है एक श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक एक पेज के ऊपर लाए हैं, जो मेरे घर में लगी हुई है, और एक ऐसी ही गीता ज्ञान संस्थानम में भी लगी हुई है। फिर अपने एक और छोटी मैंने बनाई थी जिसके अंदर पद्य अनुवाद ही हैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के, वो भी मेरे घर में लगी हुई है, और गीता ज्ञान संस्थानम में भी है। तो उसके बाद में फिर मेरे दिमाग में क्या आया, एक बारी जब मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए तो मैंने एक पीपल का आर्टिफिशियल ट्री बनाया था, जिसकी हमारे भाटिया जी ने भी फ़ोटोग्राफ की थी। तो वो फ़ोटोग्राफ्स देख के जब यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया तो दैनिक भास्कर वाला जो है ना शायद इतना खुश नहीं हुआ। उसको लगा कि ये तो आम काम है, प्रिंटिंग का काम है। मेरे माइंड में उस वक्त आया कि नहीं, ऐसा इनको ऐसा फील हुआ तो कुछ अब मैं ऐसा करूँगा जब इनको लगे कि हाँ कुछ किया है। ऐसे ही घूमते घूमते बारिशों के दिन थे, मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा तो मैंने देखा एक पत्ता बिल्कुल उसका जो है ना जाली बनी हुई थी, कुछ पे वो सूखा हुआ मटेरियल था, कुछ पे जाली बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। मैंने एक पत्ता उठाया और उसका क्लोरोफिल निकाला। क्लोरोफिल निकालने के बाद में वो बिल्कुल एक टोटल जाली बन गई, बिल्कुल नर्व्स उसके अंदर पतली पतली, देखने को यूँ इतना फ्रेजाइल लगता था कि बहुत ज़्यादा। उससे मुझे थोड़ी सी एनकरेजमेंट हुई, चलो हो सकता है। तो मैं ऐसे ही भाटिया, दीपराम भाटिया जी के साथ में फ़ोटोग्राफी करते थे। तो एक दिन मैं 22 सेक्टर में गया था कुछ प्रिंट्स निकलवाने के लिए। तो मैं सोचा 1 घंटा इधर उधर घर जाने के बजाय यहीं बैठ के वेट कर लेता हूँ। तो एक पीपल का पेड़ था वहाँ बस स्टैंड के सामने, तो उस पर ऐसे मैं नीचे लेट गया फ्री स्टाइल में। देखा तो एक टहनी के ऊपर 12-12 इंच के बड़े बड़े पत्ते लगे हुए हैं। मैं देख के हैरान हो गया, ऐसा पत्ता मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो बस मेरे माइंड में थी तो क्या मैंने पीपल के पत्तों पे कुछ करना है। टहनी तोड़ी, उसके पत्ते झाड़े और बैग में डाल के घर ले आया। फिर उनको, जब मैं 29 सेक्टर में ही रहता था उन दिनों, तो वहाँ फिर मैंने उसको ट्रीट किया, उसका सारा क्लोरोफिल निकाला। उस क्लोरोफिल निकालने की प्रोसेस में जो है 5000 पत्तों में से कम 3000 पत्ते खराब हो गए। तो कितने सर? 5000 में से 3000 हाँ जी, खराब हो गया। वो फट गए। तो फिर लिखने की बारी आई। लिखते दफ़ा जो है वो श्लोक यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी, पहली लाइन, दूसरी भी बिल्कुल उसके नीचे आनी चाहिए। अब उसका एस्टिमेशन होता नहीं है कि कितने वर्ड हैं, कोई लाइन बाहर चली जाती थी, कोई छोटी रह जाती थी, उससे सिमेट्री बनती नहीं थी। तो इस तरह से भी कई पत्ते खराब हुए। अल्टीमेटली जो है मेरे को 303 पत्तों पे मैं श्रीमद् भगवत गीता लिख चुका हूँ। और इसको फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको एक बुक की शेप दी जाए। और बुक की शेप देना, इतना पीपल के पत्तों को कैसे बाइंड किया जाए, बड़ी प्रॉब्लम। कई मैंने बाइंडर से पूछा, वो कहता है ये इतनी फ्रेजाइल चीज़ कैसे बाइंड होगी। खैर दिन रात भर सोचता रहता था। मैंने अल्टीमेटली क्या किया, एक सोचा कि एक वायर ली जाती है जो उसकी पीपल के पत्ते की डंडी जितनी मोटी हो, वो वायर ली, उसको मैंने काटा बीच में से, सेंटर में से,
और सारा उसका कॉपर मैंने निकाल दिया, खींच दिया। आधी वायर जहाँ तक काटी थी वहाँ तक का उसका कॉपर मैंने काट के निकाल दिया और उसको फिर उसके पत्ते के पीछे पेंट कर दिया। इस तरह से मैंने 303 पत्ते तैयार किए। फिर अब बात आ गई कि उसको बुक की शेप देनी है, तो ये इसको पलटा कैसे जाएगा। फिर दिमाग में आया कि पलटने के लिए कोई एक ऐसे गैजेट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे 2 सरिये या 2 तारें ऐसी सॉलिड जो मुड़े ना, वो ली। वो डाल के मैंने उसमें पत्तों के एंड पे जो एक छोटा सा हुक जो है सोल्डर किया, उन पत्तों को फिर उसमें डाला गया। अब वो पत्ते एक साइड से लेके दूसरी साइड पे पलट सकते हैं। जब ये किताब बन गई फिर मेरे दिमाग में आया कि इसका एक पेड़ ही बनाया जाए। तो मैंने सारा डस्ट इकट्ठा किया, लेके आया और फेविकोल से जो है मैंने एक ट्रंक बनाया। वो ट्रंक तकरीबन 3-4 फुट का है। उस 3-4 फुट के ट्रंक में मैंने फिर 3 और ट्रंक बनाए, क्योंकि भगवद गीता को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। उन तीनों तनों को बनाने के बाद में फिर हर योग के अंदर 6-6 अध्याय हैं। वो 6 अध्याय की मैंने 6 ब्रांचेस बनाई हैं हर तने के ट्रंक के लिए। इस तरह से 18 ब्रांचेस मैंने बनाई हैं। और अब मेरी ट्रायल ये चल रही है कि मैं उन पत्तों को उसके ऊपर, उन ब्रांचेस के ऊपर सीरियल वाइज टांग सकूं। वो काम बड़ा टीडियस है, बड़ा मुश्किल है। उन 300 पत्तों को संभालना ही बड़ा मुश्किल है, तो उनको उसके ऊपर टांगना तो हेल ऑफ द जॉब। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। और ये आपको, हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हम बीच में बोल पड़ता सर। बोलिए। सर हम कामयाब से एक बात याद है सर, आप इधर कामयाब होने के बाद सर आप कुछ लाया हमको दिखाने के लिए, जिसमें आपने कुछ रिटर्न किया सर। हाँ, मैं दिखाता हूँ। जो मैंने वो जो पत्ते पहले सुखाए थे, जी सर, सुखाने के बाद में ये देखिए उनका सारा जो क्लोरोफिल निकाला है। यो सर, ये तो आपने पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया सर। ये सारा एक क्लोरोफिल निकला हुआ है इनका, ये देखिए। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसा पत्ता पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन इसके ऊपर जब पेंटिंग करेंगे हम तो पीछे कोई ना कोई कागज लगाना पड़ेगा, तब वो पेंटिंग दिखाई देगी। लेकिन मेरे दिमाग में था कि इसको जब लिखेंगे तो उसके पीछे तो कागज लगाने में तो वो तो बहुत भारी हो जाएगी और मेरा पर्पज सर्व नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो मैंने सोचा कि इसको किसी तरह से फिलअप किया जाए। फिलअप करने के लिए मैंने 3-4 साल जो है ना डिफरेंट चीज़ों से करता रहा। बीच में रुक भी जाता था, कभी कर लिया कभी नहीं। तो अल्टीमेटली मैं सक्सीड हुआ। अभी मैं वो बताऊंगा नहीं किस चीज़ से फिल किया है। सर चुपा रुस्तम भी निकले। नहीं बताएंगे हमको। वो पूरा जब तैयार हो जाएगा तब बताएंगे। तो उसके बाद में फिर मैंने इसको पेंट किया। अब ये पत्ता ओरिजिनल है, ये कभी खराब नहीं होगा जब तक हम इसको फाड़ेंगे। सर ये ओरिजिनल है जी? ये ओरिजिनल है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसके एक नर्व दिखाई देती है बैक साइड से, और कलर भी इसका इस तरह से हुआ है कि जैसे ओरिजिनल पत्ते पे ऊपरली साइड पे कलर जो है बढ़िया होता है और पीछे थोड़ा फेडेड सा होता है। बिल्कुल ऐसा है ये। ऐसे मैंने ये तैयार कर लिए हैं। और इसी के ऊपर हमको हाथ में सर, इसी के ऊपर सर कुछ कह रहे थे आप सर। सर क्या कह रहे? इसी के ऊपर फिर जो है ना मैंने श्रीमद् भगवत गीता। सर एक बात हम आपको बताएगा। बोलिए जी। ये पत्ता देख के हमको अपना केले का पत्ता याद आता जी। उसमें हम खाना खाता। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप लिखता, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। हमारे उधर सर ऐसे ही करता, खाना हम केले का पत्ते में खाता, आप इसमें लिखता। जैसे आपको खाने में अच्छा लगता है, आपको लिखने में अच्छा लगता है। ऐसे मुझे लिखने में अच्छा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो देखा जी, ये जी ओरिजिनल पत्ता जी, जिसमें सर अपना लिखता। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। ये हमको ऐसा लग रहा था जी आर्टिफिशियल, पर आर्टिफिशियल नहीं जी, ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल है। आइए सर, हमको ये पत्ता देख के और आपकी सारी बातें सुन के ऐसा लगता है, अब जब आप हमारे को दिखाने के लिए एक चीज लेके आया तो हमको लगा हम भी आपके लिए कुछ चीज लाया। जरूर जरूर, हम भी देखना चाहेंगे। तो सर आपको पता जी साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस क्या जी?
डोसा बड़ा। ये डोसा बड़ा तो बहुत जी, डोसा बड़ा तो हर रोज मिलता है, सुबह शाम दोपहर शाम रहता है एवरी टाइम। तो जी हम जैसे बोला सर को, सर हमारे लिए इतना कुछ दे के आए जी हमको दिखाने के लिए, तो हमको लगा हम भी सर के लिए कुछ लेके आया, तो इट इज सरप्राइज, हम सर के लिए लाया जी नारियल पानी। Thank you very much, तो thank you टीम very much. जल्दी से हमको नारियल पानी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर ये नारियल पानी, So nice of you. नारियल पानी का बहुत महत्वपूर्ण जी, सो वेल। और तो महत्वपूर्ण ये है जी कि हम इसको मॉर्निंग में एज ए ब्रेकफास्ट हम पीता। हाँ जी। पता कहाँ बैठ के सर? हाँ। नारियल के नारियल के पेड़ पेड़ पे। पे। सर पीछे पीछे सर, बहुत टेस्टी। वेरी नाइस एंड थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। सर ये हम स्पेशली आज साउथ से लाया जी। वेरी गुड, थैंक यू तो वेरी सर मच। आगे चलते चलते हमको याद आया सर आपके साथ हम गेम खेलेगा जी। जरूर। सर हम बहुत सारे जितने भी अभी एपिसोड 12 किए हम उनके साथ कुछ गेम कराता था जी, तो आपके साथ गेम कराने की अनुमति मिलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, आइए, अगर ठीक है। खेलने वाली होगी तो जरूर खेलूंगा। सर आप 75 इयर्स के जी, हम तो बहुत छोटा जी। 75 नहीं 72। अयो अयो हमको लगा हमने अपना भी थोड़ा सा जोड़ लिया था सर। कोई बात नहीं। तो सर हम गेम ऐसा जी, आपको ये बोल रहे ना जी प्यार से, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। अयो सर डिफिकल्ट लगा सर, मुझे चंदू लगा के चाचा ने हाँ। चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चाची को चटनी चटाई। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर, एक बार और हो जाए सर। बस एक बारी बोल दिया, इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है। मतलब सर खेल खेल के थका तो नहीं सर, पर सर को बहुत अच्छा लग रहा है जी। धन्यवाद, ओके धन्यवाद। सर, ये चंदू के चाचा चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई थी। सर एक और गेम हम खुद बुक खेलता जी। बोलो जी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अरे सर कई बार तो ऐसे बोलते बोलते कोई बोलता है कच्चा पकड़, अयो कच्चा कैसे पकड़ेगा सर, कच्चा पापड़ बोला। आइए तो सर आप हमारे बीच में आया, इस वन टॉक विद इंडिया शो में आया, और हमको बहुत अच्छा लगा सर, दिल से हमको बहुत टच किया। तो टच के हिसाब से हमको याद आया, तो हम आपको छोटा सा एक तोहफा प्रेजेंट करना चाहता सर। धन्यवाद धन्यवाद आपका। तो आइए टीम दे जल्दी से, आइए विद लव, आइए सर, दिस इज अ स्मॉल टोकन। थैंक यू वेरी मच सर आप ये छोटा सा तोहफा आपके लिए बहुत छोटा सा होगा, पर हमारा दिल बहुत बड़ा सर, तोहफा इसको कबूल कीजिए तोहफा सर। किसी छोटे या बड़े से नहीं होता जी सर। तोहफा दिल से दिया जाता है। अयो, दिल से दिया हम। और दिलदार आदमी की कोई कीमत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, वणकम वणकम। आपको आप दिलदार आदमी, हम बंदा, हमको अंदर से फील हो रहा चाहिए अब। तो हम चाहता है कि आप व्यूअर्स को और हमारी पब्लिक को एक सजेशन भी दे सकता है, और आप क्या कहना चाहता है हमारे व्यूअर्स को? देखिए आपके व्यूअर्स को मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर तरह का टैलेंट अवेलेबल है, सिर्फ इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आदमी जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट लेता है उस फील्ड में जी जान लगा के कोशिश करे, तो मुझे पूर्ण यकीन है कि उसको सफलता मिल के रहेगी। जैसे मेरा इंटरेस्ट है इसमें, धार्मिक उसमें लग गया है, मैंने देखिए कहाँ फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दिया गीता जी ने। इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। इतना बड़ा सम्मान, आपने बड़े प्यार से आए हैं, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, मेरे लिए नारियल पानी लाए हैं, ये तो समझने में, दिल से समझने की बात है। तो मैं यही कहूँगा आपके व्यूअर्स से कि जो भी काम करो दिल लगा के करो और क्रिएटिव काम करो, ताकि हमारे संस्कृति भी ज़िंदा रहे, कल्चर भी ज़िंदा रहे और हम आगे बढ़ते भी रहें। हमारे यहाँ दूसरी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो पैसे वाले हैं, पहुँच वाले आदमी हैं, वो कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे छोटे कलाकार हैं वो एक सीमा के अंदर बंद के रह जाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारी सरकारें हमारी परवाह नहीं करती। इतना टैलेंट भरा पड़ा है, जगह जगह बच्चे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं।
तो हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसे कलाकारों को, आर्टिस्टों को, जो टैलेंटेड बंदे हैं, उनको प्रोत्साहन देते रहें, उनको सम्मान टाइम टू टाइम मिलता रहे। यही मेरा जो है सरकार से विनती है। और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझे अपनी शुभकामनाएं आगे देते रहेंगे ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद सर। मदन मोहन सर, सर आपने हमारे व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को बहुत अच्छा इंस्पायर किया और हम उम्मीद करता कि हमारे दर्शक आपको लाइक जरूर करेगा जी, और करते आ रहे जी, क्योंकि हम आपके साथ बैठा। धन्यवाद। तो सर हम चाहते सर, जो आपका ये जो मशीन जी, इसको आप ऑपरेट कैसे करते सर? ये हमको लास्ट में एक बार हमको बता दीजिए सर, आप इसको कैसे रन करता सर? ज़रूर ज़रूर जी सर। लीजिए, ये मेरे पास स्पीड कंट्रोलर है इसका, और ये बैटरी ऑपरेटेड है। ये देखिए चल पड़ी है। सर ये इस कैसेट में जाएगी। इसको पढ़ने के लिए आप रोकना चाहें तो ये रोक, और अगर इसको फास्ट चलाना है एकदम और अगले श्लोकों पे जाना है तो मतलब इस साइड से खड़े हो गए आप, बड़े आराम से हम पढ़ सकता। तो सर आपने बहुत एक ऐसा चीज बना दिया सर, हम खड़े होके, हमको ना पेपर की जरूरत है ना बुक की किताब की, हम तो सामने देखेगा और पढ़ता जाएगा। जितना स्पीड बढ़ाने का। अरे वाह सर, आपने तो आज एक कमाल की एक बात और चीज कर दिया सर। तो थैंक यू सर। मिलते बात करते बहुत सारे ढेर सारी बात की, कोकोनट पिया सर, और हम चाहता है अब सर को इतना प्रेरणा देने का एक ही मकसद और एक ही जगह से। तो सर हम चाहते हैं आपकी फैमिली में से कौन कौन आया सर? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है और मेरी बहू है जिसने पैक से एमटेक की है, और मेरा बेटा है आशुतोष। तो हमारे बीच में सर वो भी जो है IT इंजीनियर्स हैं। इसमें तो थोड़े से बिजी हैं, तो थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मैं उनको बुला देता हूँ। तो हमारे बीच में कौन आया सर आज? तीनों ही आएंगे। तीनों आएंगे सर। तो जी जोरदार तालियों के साथ सर के साथ अपनी फैमिली आए जी। तो तालियां सर, तालियों के साथ आइए मैम, आइए आपका स्वागत है वन टॉक विद इंडिया में। आइए सर, आपका भी स्वागत है। और आइए बेटी प्लीज आइए। तो आप सबका स्वागत है वन टॉक विद इंडिया में। हमको ऐसा लगता जी पूरी एक फैमिली फादर साहब को पूरा फुल सपोर्ट करता, मैम आप भी सपोर्ट करता पूरा। हमको तो ऐसा लगता वन यूनिटी वन मैन आर्मी बन गया जी ये। सर मुझे लगता आपकी कामयाबी का राज आपकी फैमिली जी। डेफिनेटली है ना सर? तो मैं चाहता हूँ जी, अभी हमने सर को जो गिफ्ट किया था जी, अब हम कहेंगे मैम से, मैम आप इसको ओपन करके इसको हम प्यार ऐसे पिलाएंगे हम घर में, मैम प्लीज। ये तालियां जी। तो जी हमारी तरफ से छोटा सा एक टोकन ऑफ लव हम आपको सर प्रेजेंट कर रहे हैं, ये वन टॉक विद इंडिया। जी सर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टोकन ऑफ लव। आइए मैं टीम से दरख्वास्त करूंगा कि आइए सर, आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाइए सर, और एक छोटा सा नहीं बड़ा सा एक फोटो खींचने का। थैंक यू। तो जी पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं वन टॉक विद इंडिया IF रिकॉर्ड्स की तरफ से, कि आप लोग अपने फादर साहब को और मैम सर को आप पूरा सपोर्ट करता है, और इस चीज से हम इंस्पायर हो गया जी। अब हमको लगता है हमको भी शादी करनी चाहिए। ये तो हम बहुत बड़ी बातें बोल देता है। आई विश के जल्दी आपकी शादी हो जाए। ठीक है, फिर हमारा भी फैमिली हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे बहुत सारे काम हमारे जल्दी होगा सर। बिल्कुल। ठीक है सर, पूरी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। Thank you और ये very छोटा much. सा अन्ना आपसे अलविदा लेता जी, फिर मिलते हैं जी वन Thank टॉक you विद very much. इंडिया में। Thank you धन्यवाद very सर, धन्यवाद मैम, थैंक यू फैमिली। IF Records and Mala JJ presents One Talk with India, production by Impression Films, and the director is Gaurav JJ. And our printing partners, they are Sai Photo Studios, Zirakpur, and Makeover is Anshuman Makeover, Barwala. Thank you so much, everyone. See you for the next episode with Anna One Talk with India. Thank you, everyone. Shabba Khair, Adab.